अस्सलाम। सो आज हम अपना नया कोर्स रियल एनालिसिस 2 स्टार्ट करने लगे हैं। कोर्स कोड इज रिटन हेयर। रियल एनालिसिस 2 बेसिकली रियल एनालिसिस 1 की ही कंटिन्यूएशन है। रियल एनालिसिस 1 में हमने क्या सीखा था? हमने कैलकुलस के कॉन्सेप्ट्स को रिगोरस फॉर्म में इवेल्युएट करना सीखा था। हमने सीखा था कि प्रूफ्स को कैसे अंडरस्टैंड करते हैं। क्वेश्चन बेस्ड अंडरस्टैंडिंग से हम प्रूफ बेस्ड अंडरस्टैंडिंग की तरफ मूव कर रहे थे। So, this is the same continuation of that understandings. So, here we will focus on the rigorous understanding and proof-based study of the following key topics. Key topics are the Riemann-Stieltjes integrals. Riemann-Stieltjes integrals is a special type of integration, which is a generalization of Riemann integration. The second is existence and properties of integrals, fundamental theorem of calculus, integration techniques, change of variable by parts. The next chapter, these are the contents of the first chapter. The next chapter is of functions of bounded variation, very easy chapter. Improper integrals, beta and gamma functions, convergence of series, sequence and series of functions, power series, pointwise versus uniform convergence of sequence of functions, एंड द यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएशन। ये एक काफ़ी शॉर्ट सा कोर्स होता है जिसमें हमारे कंटेंट्स हमने डिस्कस कर लिए हैं। रियल एनालिसिस 1 की निस्बत इस कोर्स को काफ़ी छोटा समझा जाता है। गोल्स हमारे क्या होंगे? प्रूफ राइटिंग स्किल्स हमारी इन्हेंस होंगी। हम कैलकुलस के अगेन कैलकुलस को के कॉन्सेप्ट्स को डीपली अंडरस्टैंड करना, रिगरसली देखना सीखेंगे। फिर काउंटर एग्जांपल्स किस तरह से कंस्ट्रक्ट करते हैं, और हम अपनी मैथमेटिकल रीजनिंग को इम्प्रूव करना सीखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट चैप्टर विच इज द रीमान स्टिल्टजेस इंटीग्रेशन। रीमान स्टिल्टजेस इंटीग्रेशन के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को शुरू करने से पहले ये ज़रूरी है कि हम ये समझ लें कि हम यहाँ तक पहुँचे कैसे, क्या ज़रूरत पेश आई हमें इंटीग्रेशन के इस मोड में जाने की। क्या रिस्ट्रिक्शंस थी जो कि सिंपल इंटीग्रेशन में मौजूद थी, जिसकी वजह से हम बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल एग्जांपल सॉर्ट आउट नहीं कर सकते थे, जिसकी वजह से हम यहाँ तक पहुँचे। तो हम यहाँ पे एक ब्रीफ ओवरव्यू लेते हैं। द जर्नी ऑफ इंटीग्रेशन फ्रॉम एंटी डेरिवेटिव टू रीमान स्टिल्टजेस। तो क्यों डेरिवेटिव की जरूरत क्यों पेश आई थी? डेरिवेटिव की जरूरत एक मेन क्वेश्चन था कैलकुलस का कि किस तरह से हम किसी स्ट्रेट लाइन की स्लोप फाइंड आउट कर सकते हैं। हाउ कैन वी फाइंड द स्लोप ऑफ अ स्ट्रेट लाइन? तो स्ट्रेट लाइन की स्लोप फाइंड आउट करने के लिए राइज और रन फार्मूला इन्वेंट किया गया, जो कि बाद में फाइनली जिसको हमने डेरिवेटिव का नाम दिया, डी वाई ओवर डी एक्स का नाम दिया। ठीक है, तो डेरिवेटिव जो है वो किसी लाइन की स्लोप को डिटरमिन करने के लिए यूज होता है। फिर उस लाइन के अंडर एरिया को फाइंड आउट करने के लिए इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट इवॉल्व किया गया, which is the anti-derivative, which is known as or named as an antiderivative. एक तो एरिया फाइंड आउट करने के लिए, दूसरे नंबर पे ये कि अगर हमने हमारे पास किसी फंक्शन का हमने डेरिवेटिव लिया है तो और हमें उस डेरिवेटिव से हमें ओरिजिनल फंक्शन पे जाना है, तो इनवर्स हमें उस प्रोसेस को रिवर्स करना आना चाहिए। तो इसके लिए भी एंटी डेरिवेटिव को डिफाइन किया गया। सो व्हाट वाज द मोटिवेशन to define the antiderivative? That is finding areas under curves, compute distance from velocity, calculate volume, work, energy, cost, etc. This is the notation of antiderivative known as integration और indefinite integral। क्या बेनिफिट्स हैं इसके? ये सिंपल होता है, डायरेक्ट है, पावरफुल है, इट यूजेस फार्मूलाज एंड टेक्निक्स, प्रोडक्ट रूल है। फिर आपके पास अगर आपके पास दो फंक्शंस ऐड हो रहे हैं तो उनका इंटेग्रल कैसे होता है? इंटेग्रल ऑफ एफ एक्स प्लस इंटेग्रल ऑफ जी एक्स। फिर कोशेंट
का डेरिवेट की सॉरी इंटीग्रेशन, उसका फार्मूला होता है। सो मोस्टली हम इस मोड ऑफ इंटीग्रेशन में फार्मूलाज को या मेथड्स को, रूल्स को लेके चलते हैं, अप्लाई करते हैं। इट इज इजी टू अप्लाई इन फिजिक्स एंड इंजीनियरिंग। अच्छा जी, अब क्या लिमिटेशंस थी, क्या रिस्ट्रिक्शंस थी जिनकी वजह से ये मॉड सफिशिएंट नहीं था इंटीग्रेशन का, कि हमें रीमान इंटीग्रेशन को डिफाइन करवाना पड़ा। वो ये थी कि लाजमी तौर पे अगर आपने किसी फंक्शन को इंटीग्रेट करना है तो उसका लाजमी तौर पे एंटी डेरिवेटिव एग्जिस्ट करना चाहिए। ठीक है, ये पहली बात थी। यानी आप किसी ऐसे फंक्शन का किसी ऐसी कर्व के अंडर एरिया फाइंड आउट नहीं कर सकते जिसका एंटी डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करता। सो इट वर्क्स ओनली फॉर कंटिन्यूअस फंक्शंस, डिसकंटिन्यूअस फंक्शंस के लिए ये वर्क नहीं करता, फेल हो जाता है। तो इसके लिए हमें ज़्यादा प्रिसाइज मेथड की ज़रूरत थी। तो एक और मेथड डिफाइन करवाया गया जिसे हम कहते हैं रीमान इंटीग्रेशन। इससे आप ऑलरेडी फेमिलियर होंगे, ब्रीफली हम इधर डिस्कस भी कर लेते हैं। सो व्हाट वाज द मोटिवेशन ऑफ डिफाइनिंग रीमान इंटीग्रेशन? द मोटिवेशन वाज the question: how can we define area under curves rigorously even when we can't find an antiderivative, or when the function is not well behaved or the function is discontinuous? तो इन मसाइल, अगर कर्व के या फंक्शन के ये मसाइल हैं, तो उस सूरत में हम किस तरह से उस कर्व के अंडर एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारी मेन मोटिवेशन थी। इसमें जैसे फॉर एग्जांपल ये जो फंक्शन है हमारा, बड़ा फेमस फंक्शन है कि इस फंक्शन का एंटी डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करता, हम इसको इंटीग्रेट नहीं कर सकते डायरेक्टली, तो हम न्यूमेरिकल मेथड्स डिफाइन करवाते हैं। ठीक है, तो हम इसको स्टिल रीमान इंटीग्रेशन को यूज करते हुए हम इस कर्व के अंडर एरिया को फाइंड आउट कर सकते हैं। क्या बेनिफिट्स हैं? इट एक्सटेंड्स द नोशन ऑफ एरियाज टू मोर जनरल प्लेन फिगर्स। यानी वो जो सिंपल इंटीग्रेशन टेक्निक है वो सिर्फ आप सिंपल प्लेन फिगर्स जो होते हैं उनके लिए, उनके अंडर एरियाज को फाइंड आउट करने के लिए यूज कर सकते हैं। लेकिन ये जो है कॉन्सेप्ट रीमान इंटीग्रेशन का, ये ज़्यादा जनरल कॉन्सेप्ट है। बहुत सारी प्लेन फिगर्स ऐसी हैं जिनके नीचे एरियाज को ये कैलकुलेट करने में हमें हेल्प आउट करता है। So it gave a precise definition of area using limit of sums. It can handle step functions, piecewise functions, etc. वहां पे हमने बात की थी ना कि वो सिर्फ continuous functions के लिए वर्क करता है, लेकिन जो discontinuous functions हैं ये उनको भी डील करता है। So it is more general and more precise than that. किस तरह से, क्या इसकी मेथडोलॉजी होती है, इसको हम डिफाइन किस तरह से करवाते हैं? इसका फार्मूला कुछ इस तरह से दिया होता है: इंटेग्रल ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू लिमिट नॉर्म ऑफ पी टेंड्स टू जीरो समेशन एफ एक्स आई स्टार डेल्टा एक्स आई। अब अगर तो ये नोटेशन आपको बहुत अनफेमिलियर लग रही है, तो हम इसको लाइटली हम इसको देख लेते हैं कि क्या मतलब है इसका। हम एक कर्व देखेंगे और हम देखेंगे कि उसके अंडर एरिया को रीमान इंटीग्रेशन के जरिए से किस तरह से फाइंड आउट किया जा सकता है। So here is a picture of the lower sum and upper Riemann sum. क्या किया जाता है कि ये है हमारे पास फंक्शन जिसके अंडर हमने एरिया फाइंड आउट करना है। हम इसको अप्रोक्सीमेट करते हैं लोअर सम्स के जरिए से। हम क्या करते हैं कि ये जो इंटरवल है जिसके इन बिटवीन हमने एरिया फाइंड आउट करना है कर्व का, इस इंटरवल की हम पार्टीशन ले लेते हैं, यानी इसके अंदर बहुत सारे पॉइंट्स इंसर्ट करवा लेते हैं। और फिर हमारे पास वो उन पॉइंट्स के जरिए से हमारे पास, यानी कि हम इंटरवल ले लेते हैं, यानी फर्ज करें कि ये पहला पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट है, तीसरा पॉइंट है, चौथा पॉइंट एंड सो ऑन। अच्छा, अब ये हमारे पास एक इंटरवल बन जाएगा। इस इंटरवल में हमने एक रेक्टेंगल बना ली, इस दूसरे इंटरवल में हमने एक और रेक्टेंगल बना ली। अब हर रेक्टेंगल को के एरिया को हम फाइंड आउट कर सकते हैं बाय लेंथ इनटू विड्थ। लेंथ क्या होगी? फंक्शन की ये वैल्यू, इसका कोई पॉइंट एक्चुअली हम पिकअप कर लेते होते हैं, और
फंक्शन की वैल्यू एट दैट पॉइंट हमें हाइट दे देती है, और विड्थ हमें इस इंटरवल की लेंथ दे देती है। ठीक है, तो ये हमारे पास पहली रेक्टेंगल का एरिया, सेकंड रेक्टेंगल का, थर्ड, फोर्थ एंड सो ऑन। ये जो है हमारे पास लोअर सम है, जो कि हम हमारे पास एरिया को अप्रोक्सीमेट करता है, लेकिन ये एक्चुअल एरिया से बाउंडेड बिलो होता है, यानी कि एक्चुअल एरिया जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू दिस लोअर रीमान सम होता है। इसी तरह से अपर सम जो है उसमें एक्चुअल एरिया जो है वो लेस देन इक्वल टू अपर सम होता है। अब इन दोनों की जो एक्चुअल वैल्यू, जो अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू होती है ना, वो हमारे पास इंटीग्रल, रीमान इंटीग्रल की एक्चुअल वैल्यू होती है, जो कि बहुत हद तक नियरली इक्वल टू एग्जैक्ट वैल्यू होती है। तो इस चीज को मैंने रफली आपको आइडिया दिया है। इस चीज को हम ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे जब हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे तब। ये जो फॉर्मूला है ये हमें बता रहा है कि हम क्या कर रहे हैं एक्चुअली। हम सम कर रहे हैं रेक्टेंगल्स का। दिस इज द, ये रेक्टेंगल्स का सम है। ये क्या है? ये लेंथ है और ये विड्थ है। ठीक है, और जितनी भी इस तरह के रेक्टेंगल्स बन रही है उनका सम, उनके सम को अप्रोक्सीमेट किया जा रहा है। और ये लिमिट क्या शो कर रही है? नॉर्म ऑफ पी टेंड्स टू जीरो, मींस जो कि पार्टीशन है, पार्टीशंस जो हैं वो हम ज्यादा डेंस करी जा रहे हैं। यानी कि जो नंबर ऑफ पॉइंट्स हम इंसर्ट कर रहे हैं इंटरवल के अंदर, वो ज्यादा से ज्यादा पॉइंट्स इंसर्ट करें। जितने ज्यादा पॉइंट्स इंसर्ट करेंगे उतनी ज्यादा हमारे पास अप्रोक्सीमेशन बेटर आएगी। सो वी विल लर्न अबाउट दैट डीपली व्हेन वी स्टार्ट द चैप्टर। अच्छा, अब इस प्रोसेस की क्या रिस्ट्रिक्शंस हैं? इसकी रिस्ट्रिक्शन ये है कि फंक्शन को लाजमी तौर पे बाउंडेड होना चाहिए इस इंटरवल में। और रीमान इंटीग्रेशन फेल कब होती है? जब फंक्शन टू वाइल्ड बिहेव करे, या बहुत ज्यादा डिसकंटिन्यूटीज अपीयर हो रही हो। पिछले इंटीग्रेशन प्रोसेस में सिर्फ वो कॉन्टिन्यूस फंक्शंस को डील करता था, जब कोई भी डिसकंटिन्यूटी नहीं होनी चाहिए तब वो वैलिड था। लेकिन ये किसी हद तक डिसकंटिन्यूटीज को डील करता है, लेकिन ऐसा ना हो कि बेशुमार डिसकंटिन्यूटीज अपीयर हो जाएं, तो तब ये भी फेल हो जाता है। फॉर एग्जांपल, जो डिरिचलेट्स फंक्शन होता है उसमें बेशुमार डिसकंटिन्यूटीज अपीयर होती हैं, तो उसके लिए ये वैलिड नहीं है। ये फेल हो जाता है ये प्रोसेस भी। अच्छा जी, अब मजीद जनरलाइज्ड फॉर्म है रीमान इंटीग्रेशन की, जिसको हम कहते हैं रीमान स्टिल्टजेस इंटीग्रेशन। In Riemann integration, we calculate the total value of a function by summing tiny areas। जैसे कि मैंने बताया कि हम tiny rectangles के areas को sum up करके हम फंक्शन की टोटल वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। So it is denoted as this. Here, every tiny piece of the interval contributes based on length only. So the weight is uniform। यानी इसमें जो हम इंटीग्रेशन का रेट ऑफ चेंज देखते हैं वो विद रिस्पेक्ट टू एक्स ओनली लेंथ के हिसाब से देखते हैं। यानी कि जो रेक्टेंगल्स हैं, अम, उनकी जो विड्थ्स हैं वो सिर्फ एक्स के रिस्पेक्ट से कंट्रीब्यूट कर रही होती हैं। अब प्रॉब्लम क्या है? बट इफ सम एक्स वैल्यूज आर मोर इम्पोर्टेंट देन अदर्स। For example, in probability, some outcomes have higher chances, so we should weigh them more। अब यहाँ पे एक एक कांस्टेंट चेंज है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ इंटरवल्स जो हैं लेंथ बेस पे कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। dx चेंज है, सिर्फ x की रिस्पेक्ट से चेंज हो रहा है। लेकिन अगर ऐसा हो कि कुछ एक्स की वैल्यूज को ज्यादा इंपॉर्टेंस हमने देनी हो, तो फिर क्या तरीकेकार अपनाया जाए? अभी इस बात को हम एक एग्जांपल के जरिए ज्यादा क्लैरिटी से देखेंगे। अभी हम देखते हैं कि रीमान स्टिल्टजेस इस मसले को किस तरह से सॉल्व करता है। यानी किस तरह से ये पॉसिबल है कि अगर कुछ एक्स की वैल्यूज ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं तो उस इंपॉर्टेंस को किस तरह से हाईलाइट किया जा सकता है। वहां पे तो इंपॉर्टेंस को हाईलाइट नहीं किया जा रहा, सिर्फ जो भी एक्स है वो कंट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है, कितना एक्स इंपॉर्टेंट है, एक्स उस एक्स की, किसी पर्टिकुलर एक्स की क्या इंपॉर्टेंस है, वो कंट्रीब्यूशन शामिल नहीं हो रही उस इंटेग्रल में। अच्छा,
So in Riemann-Stieltjes integral, we use a second function g of x to control the weight or importance. So we denote the Riemann-Stieltjes integral as integral a to b f of x change in g of x, d derivative of g of x, where g of x shows how much weight or importance we assign at each x. वहां पे डी एक्स है, यहाँ पे डी एफ जी एफ एक्स है, यानी एक फंक्शन इंक्लूडेड है जो कि ये बताएगा कि कब किसी एक्स को हमने ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी है और कब किसी एक्स को हमने कम इंपॉर्टेंस देनी है। बहुत सारी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं जिनमें ऐसे केसेस अपीयर होते हैं जहाँ पे एक्स की वैल्यू स्मूथली चलने की बजाय किसी पॉइंट पे उसको ज्यादा वेट देना होता है, किसी पॉइंट पे उसको कम वेटेज देनी होती है। So we'll discuss it in the coming example. So what are the benefits? It can handle non-uniform weights, that is real world data. It can handle real world data more elegantly. Used in probability theory, economics and real world models. Generalization of Riemann integral. ये Riemann integral की generalization किस तरह से है कि यहाँ पे अगर ये कोई भी फंक्शन है ना, इट इज एनी आर्बिट्ररी फंक्शन वी कैन टेक, so if we take g of x as simply a linear function x, तो ये हमारे पास सेम एज रीमान इंटीग्रेशन की डेफिनेशन बन जाएगी। क्या लिमिटेशन है इसकी? ये somehow हार्डर टू कंप्यूट है। इसमें जी एफ एक्स जो है वो वेल बिहेव्ड फंक्शन होना चाहिए, और ये हम बाद में पढ़ेंगे कि जी एफ एक्स को एक स्पेशल टाइप का फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन होना चाहिए। बाउंडेड वेरिएशन क्या होता है ये हम पढ़ेंगे अभी। इट loses its simplicity as it is harder to visualize. जैसे हम रीमान इंटीग्रेशन को आसानी से विजुलाइज कर लेते हैं 2D प्लेन पे कि हमने अंडर द कर्व एरिया फाइंड आउट करना है, यहाँ पे चूंकि एक तीसरा फंक्शन, एक और फंक्शन इन्वॉल्व हो रहा है जी एफ एक्स, तीसरा नहीं कहना चाहिए, दूसरा फंक्शन भी इन्वॉल्व हो रहा है जी एफ एक्स के अलावा भी, तो इसको निस्बतन विजुलाइज करना मुश्किल है। सो हेयर इज अ रियल वर्ल्ड सिनेरियो जिसमें हम देखेंगे कि किस तरह से रीमान स्टिल्ट्ज इंटेग्रल बेटर बिहेव करता है बनिस्बत रीमान इंटेग्रल के। सो देयर इज अ सिनेरियो टू कैलकुलेट income over time. Imagine you own a shop and want to calculate total income over the day. ठीक है, आपने ना एक दुकान खरीदी है और आपने पूरे दिन में उसकी टोटल इनकम का हिसाब लगाना है। ठीक है, केस वन ये है कि हम इसमें रीमान इंटीग्रेशन को यूज करें, और केस टू ये है कि हम इसमें रीमान स्टिल्टजीज इंटीग्रेशन को यूज करें। रेगुलर सेल रेट के केस में हम रीमान इंटीग्रल को यूज कर सकते हैं। इस केस में हमारी असम्पशन क्या होगी? योर शॉप अर्न्स मनी एट अ कांस्टेंट रेट ओवर टाइम, यानी कि जितने भी टाइम में सुबह से शाम तक आपने इनकम का हिसाब करना है, तो आप ये assume करेंगे इस केस में कि आपकी जो मनी अर्न हो रही है अ, वो एक कांस्टेंट रेट पे अर्न हो रही है, यानी कि हर घंटे में आप तकरीबन $200 अर्न कर रहे हैं हर घंटे में। ठीक है, अच्छा, अब इसमें क्या मैटर कर रहा है? सिर्फ टाइम मैटर कर रहा है। हर घंटा जो है वो इक्वल इंपॉर्टेंस रख रहा है, क्योंकि हर घंटे में आपने हिसाब लगाया कि हर घंटे में आप $200 इनकम अर्न कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा, अब इसकी मैथमेटिकल फॉर्म क्या होगी? हमारा फंक्शन क्या है? जो इनकम पर आवर है वो है हमारी 200। लेट एफ ऑफ टी इज इक्वल टू 200 द इनकम पर आवर। तो हमें टोटल इनकम फाइंड आउट करनी है फ्रॉम 9 AM to 5 PM। सो 5 PM इज अप्रोक्सीमेटली 17th hour if you take at 24 hours। तो इनकम आपकी क्या है? क्या किस तरह से कैलकुलेट होगी? इंटेग्रल 9 to 17 f of t dt विच इज 200 टाइम्स dt। आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 1600, यानी आपकी पर डे इनकम जो कैलकुलेट हुई है वो 1600 है। लेकिन कीप इन माइंड कि यहाँ पे आप सपोज ये कर रहे थे कि हर घंटे में आपकी $200 इनकम अर्न करते हैं आप। अब देखें, एक्चुअल में तो ऐसा नहीं होता। एक्चुअल में तो ऐसा होता है कि फर्ज करें आपने कोई कैफे खोला है, तो मॉर्निंग में वहां पे
रश कम होता है, इवनिंग में रश ज्यादा होता है, या डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन, कभी मॉर्निंग में रश ज्यादा होता है और इवनिंग में कम होता है। तो इस बात को रीमान इंटीग्रेशन डील नहीं कर सकती। रीमान इंटीग्रेशन डील करेगी जब आप इक्वल वेटेज देंगे, यानी आप कहेंगे कि हर घंटे में इक्वल हमारे पास अमाउंट अर्न हो रही है। इस बात को रीमान स्टिल्टज इंटीग्रेशन ज्यादा बेहतर डील करती है। किस तरह से? सो लेट्स सी what is real world assumption. Customers come unevenly, more in the evening than morning. Your income still depends on time, but the customer flow affects the weight of each hour. ठीक है। हमने 9 से 5 PM तक इनकम अपनी कैलकुलेट करनी है, लेकिन अब क्या हो रहा है, कस्टमर फ्लो जो है वो हर घंटे में वेटेज को अफेक्ट करेगा। यानी किसी घंटे में कस्टमर्स कम आ रहे हैं, किसी घंटे में कस्टमर्स ज्यादा आ रहे हैं। व्हाट मैटर्स नाउ? पहले सिर्फ टाइम मैटर कर रहा था, अब क्या मैटर कर रहा है? अब टाइम और कस्टमर डेंसिटी दोनों मैटर कर रहे हैं। नॉट ऑल आवर्स कंट्रीब्यूट इक्वली। 9 to 5 सारे घंटे एक जैसे नहीं है, बल्कि किसी टाइम रश ज्यादा होता है, किसी टाइम कम होता है। सो व्हाट विल बी द मैथमेटिकल फॉर्म? that f of t is equal to 200 same income per customer r. Let g of t represent cumulative customer flow, slow at start and rise later. Then income will be integral 9 to 17 f of t, derivative of g of t. So this is the weightage, effect of weightage. This gives more weight to the hours when g of t rises quickly. For example, evening rush hours. यानी अब यहाँ पे क्या होगा कि हर घंटे में $200 हम अर्न नहीं कर रहे, बल्कि रश आवर्स भी अंदर ऐड हो रहे हैं कि कौन से रश आवर्स हैं और उनमें ज्यादा इनकम आ रही है, कौन से रश आवर्स नहीं है और उनमें कम इनकम हमारे पास एक्यूमुलेट हो रही है। तो यहाँ पे हम जी एफ टी फंक्शन अपनी मर्जी का फंक्शन डिफाइन करवा सकते हैं। इसमें भी मैंने एक एग्जांपल डाली है कि फॉर एग्जांपल हम कुछ इस तरह का जी एफ टी डिफाइन करवा लेते हैं कि 9 to 11 जो स्टार्टिंग टाइम है उसमें बहुत कम कस्टमर्स होते हैं, तो हम इस तरह से फंक्शन को डिफाइन करवा लेते हैं। फिर 11 to 14 आवर्स में मॉडरेट रश होता है, टी माइनस, ये हमने फंक्शन डिफाइन करवा लिया। इसी तरह से रश आवर्स में हम ये फंक्शन डिफाइन करवा लेते हैं। तो ये जो फंक्शन है, ये हमें ये बता रहा है कि कब हमें किस घंटे को हमने ज्यादा वेटेज देनी है और किस घंटे को हमने कम वेटेज देनी है। जबकि रीमान इंटीग्रेशन में वेटेज का सिलसिला यूनिफॉर्म रहता है। आप किसी घंटे को कम और किसी घंटे को ज्यादा वेटेज नहीं दे सकते। सो in Riemann stretches, the area under f of t gets more contribution from hours where more customer comes. So you can understand from this example that the Riemann stretches is more suitable form of integration for practical and real world problems. So ये थी हमारी जर्नी ऑफ इंटीग्रेशन। ऑब्वियसली इसकी भी कुछ लिमिटेशंस हैं जो कि हमने देखी हैं। एक और इंटीग्रेशन का प्रोसेस है जिसको हम लीबैग इंटीग्रेशन कहते हैं। उसको हम फिलहाल रियल एनालिसिस में नहीं पढ़ेंगे, लेकिन वो एक पूरी थ्योरी है इंटीग्रेशन की, जो कि एक डिफरेंट टाइप है, उसकी अपने बेनिफिट्स हैं और अपनी लिमिटेशंस हैं। जो हमारे कंसर्न थे वो ये थे कि हम किस तरह से बेसिक फॉर्म ऑफ इंटीग्रेशन से रीमान स्ट्रेटजीज इंटीग्रेशन तक पहुंचे हैं, क्या फायदे हासिल हुए और क्या नुकसान हासिल हुए। सो अब हम नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह ताला रीमान इंटीग्रेशन के प्रोसेस को शॉर्टली हाईलाइट करते हुए रीमान स्ट्रेटजीज पे जाएंगे और रीमान स्ट्रेटजीज के सारे थ्योरम्स और सारी उसके प्रॉपर्टीज वगैरह को देखेंगे।